सर आप बिहार में चुनाव के लिए गए, हाँ। किस जिले में गए थे? मैं खगड़िया। खगड़िया। वहाँ पे जो आपकी हार हुई उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, हार के बहुत सारे कारण। हरियाणा का उन्होंने चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चोरी किया, पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चोरी किया और अब बिहार का चुनाव चोरी करने की पूरी कोशिश में है। तो फिर सर कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है SIR का? 75 साल तक इस देश में वोटर लिस्ट पे नाम होना वोटर की जिम्मेवारी नहीं थी, सरकार आके लिखती नाम आपका। 14 करोड़ की पॉपुलेशन में 300-400 भी नहीं मिले, विदेशी भी नहीं है, वो कोई बांग्लादेश वहाँ के होंगे, बंगाल के होंगे, कोई असम का होगा। इनके लिए इतना सारा पैसा सिस्टम, जिसमें 16 अभी बता रहे 16 की एज में आत्महत्या कर ली। तो ये सफाई के लिए नहीं हो रहा, ये सफाया करने के लिए हो रहा है। ये तो वो कह रहे हैं इसी में ऐड होगा। कब होगा? चुनाव हो गए। मगर यही बिहार में लाखों लोगों के साथ हुआ है, वोट कटा है। किसान को प्रति कुंटल परिवहन का रुपया नहीं मिलता, लेकिन आज क्या है, मध्य प्रदेश नहीं भारत में ऐसी पहली सरकार है जहां हम लोग फेस कर रहे हैं कि हमें अपनी फसल बेचने के लिए पैसे देना पड़ता है। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वालों के बेटे मंत्री बने बैठे हैं, प्रधानमंत्री के जस्ट पीछे बैठते हैं। गर्व होता है कि देखो मेरे पीछे। अटल जी का एक बहुत बड़ा एक किस्सा है उनकी जीवनी में। उन्होंने बताया कि मैं जब चुनकर गया और मेरे सामने इस देश का एक महान प्रधानमंत्री खड़ा था, उनकी किसी बात का लेकर मैंने जब जोरदार विरोध किया, और शाम को मैं जब एक शादी समारोह में गया तो वहाँ नेहरू जी भी थे, तो मैं उनसे बचना चाह रहा था। नेहरू जी ने मुझे देख लिया और मुझे बुलाया, कहा कि तुम एक दिन इस देश का नेतृत्व करोगे। बहुत अच्छी बहस की तुमने। सर आपके दृष्टिकोण में लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की वही भूमिका होती है जैसे घोड़े के मुंह में जब नाल लगी रहती है ना, वो लगाम अगर लगाम घोड़े के मुंह से निकाल लो तो घोड़ा एक बार फिर से दिल की गहराई से स्वागत है आपका वार्तालाप इंडिया में। मैं हूं आपका दोस्त मोहनीश। आज मौजूद हैं एक ऐसे कांग्रेस के नेता के पास जिनकी आवाज़ बहुत मुखर है, किसानों से दिल से जुड़े हैं और ख़ुद भी किसान हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता पुष्पराज पटेल जी से। हम मौजूद हैं पटेल साहब के घर, जैसे कि आपसे बात हुई थी, और आइए जानते हैं इनसे इनकी बहुत सारी बातें और इनकी राय जो कि ज़रूरी है हमारे लोकतंत्र के लिए। सर सबसे पहले तो नमस्कार। जी नमस्ते। सर अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएं सर कुछ। आपने राजनीति कैसे ज्वाइन की? देखिए, हम लोग गांव के रहने वाले थे। दादाजी जनपद अध्यक्ष थे जी, चाचा जी भी पॉलिटिक्स में थे। पढ़ने के लिए सोहागपुर गए जी, और जब सोहागपुर पढ़ने गए इंग्लिश मीडियम स्कूल से, हम लोग वैसे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा मैं, फ्रेंड्स गर्ल्स स्कूल में जी। फिर वहाँ SJL एक काफ़ी नामवर स्कूल है पहले, अब तो वो सांदीपनी के नाम हो गया तो वो सब तोड़ दिया गया। मंडल कमंडल जब आया था जी, हम लोग मंडल कमंडल में जानते तो नहीं थे, लेकिन छुट्टी चाहिए थी, तो मंडल कमंडल के नाम से पहली बार स्कूल में हम लोगों ने स्ट्राइक की। टीम थी जी, पूरे देश में माहौल था मंडल कमंडल का। हमें ABCD कुछ भी नहीं मालूम था, हमें छुट्टी चाहिए थी। तो हमने स्कूल में गेट पे ताला लगा दिया जी, सभी जगह, जो जहाँ जहाँ से रास्ते आने बच्चों के आने के थे सब में कांटे वाटे लगा के और खड़े। हमारे टीचर थे श्री चंदेल जी, राजेंद्र चंदेल जी, वो आए जिनसे जो हमारे क्लास टीचर भी थे जी। क्या हो गया उनके सर, वो मंडल कमंडल के उसमें स्कूल बंद रहेगा। ठीक है, कितने दिन सारे टीचर्स उस तरफ, हम लोग स्कूल के अंदर। जी, हम साहब 3 दिन बंद रखेंगे। ठीक है, चौथे दिन मुलाकात होती है। हमें नहीं मालूम था चौथे दिन क्या होना है। हाँ। चौथा दिन आया तो सर स्कूल से ही एक बांस का छड़ी लेकर आए हम लोगों के क्लास में। खड़े हो जाओ साहब, मंडल कमंडल के नेता। हम लोग सब खड़े हो गए। मैं था, सालू भदौरिया जी, हम लोग पूरी टीम थी हमारी। मंडल कमंडल बताओ क्या जानते हो? हम लोग कुछ नहीं जानते। मंडल क्या है, कमंडल क्या है, किसी को कुछ भी नहीं, हमें तो छुट्टी चाहिए। फिर जो छड़ी का जम के उपयोग हुआ, फिर उन्होंने समझाया कि मंडल क्या है,
कमंडल क्या है, जी। मैं समझता हूँ वो पहला दिन था राजनीति का। और फिर उन्होंने कहा भी कि देखो नौकरी तो करोगे नहीं, तुम जिस दिशा में जा रहे हो मैं समझ गया। और ईमानदारी से मैं एक मानता हूँ कि इस ओर ले जाने का श्रेय उस दिन से फिर चंदेल जी ने ही ये रास्ता पकड़ाया और वो आज चल रहे हैं उसी रास्ते पे। कांग्रेस पार्टी क्यों सर? नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी, हमारे दादाजी कांग्रेसी, अच्छा, पिताजी कांग्रेसी, चाचा जी कांग्रेसी जी। और मैं ऐसी विचारधारा में बचपन से रहा। क्रिश्चियन कॉलोनी में पला बढ़ा, क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में पढ़ा। सुहागपुर में 45 साल, मतलब मैं यहाँ केवल सोने आता हूँ जी। सुबह 9 बजे निकल जाऊंगा सुहागपुर। सुहागपुर एक ऐसा नगर है, कौमी एकता का कह लो, सामाजिक सौहार्द का कह लो। तो सुहागपुर में पला बड़ा तो निश्चित ही हमारी विचारधारा कांग्रेसी बचपन से तो थी। सुहागपुर की आबो हवा ही कांग्रेस की है। और कांग्रेस क्यों, आप किसको चुनोगे जिस देश में हर 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर बोली बानी पानी रूप रंग नाक नक्श रहन सहन संस्कृति कपड़े के पहनने के तौर तरीके बदल जाए जी, तो वहाँ कांग्रेस ही चल पाएगी, दूसरा नहीं चल पाएगा। अब ये अलग बात है कि अब ये तो समय का खेल है, कुछ दिन चल सकता है लेकिन लंबे समय नहीं चलता। ठीक। सर आप बिहार में चुनाव के लिए गए? हाँ। किस जिले में गए थे? मैं खगड़िया। खगड़िया। सर वहाँ पे जो आपकी हार हुई उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं देखिए, हार के बहुत सारे कारण हैं। मैं समझता हूँ कि जो रिजल्ट आया ये वहाँ पर नहीं था। ठीक है, हम गठबंधन में कहीं ना कहीं पीछे थे और लेकिन जो वहाँ दिख रहा था वो बिहार में कहीं भी नहीं था। मैं बेगूसराय भी गया, मैं मुंगेर गया, खगड़िया तो था ही मेरे पास। खगड़िया विधानसभा के जो 149 उसके 2 ग्राम पंचायतें थी, कासिमपुर लाभगांव। जो ग्राउंड रियलिटी है वो नहीं है। अब रिजल्ट कैसे आया ये सबको मालूम है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने काम किया परंतु वहाँ जातिवाद इतना हद का है। मैं पहली बार बिहार गया जी। वहाँ आप अगर कोई कुर्मी है जी, तो कुर्मी है यानी वो तीर का है। आप उसको कितना ही, मैंने 8 दिन रहा, मैं 3-4 दिन मैंने प्रयास किया कि कोई 1-2 कुर्मी पटेलों को, मैं भी पटेल हूँ, वो भी पटेल थे, लेकिन नहीं था, हम तीर में देंगे। वहाँ वोट लगभग फिक्स है, 1-2% इधर उधर वोटिंग जो हो जाती है इससे। लेकिन इस कदर का ये जो रिजल्ट आया ये तो खुद भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हमें पच नहीं रहा है। और सुशासन अगर अच्छा है, शासन आप अच्छा कर रहे हैं, आप ये कहें कि वहाँ शराब नहीं बिक रही। नहीं, शराब तो साहब वहाँ जहाँ जिन स्टेट में बैन है उनसे ज्यादा हर गांव में शराब हमने देखी है बिकते हुए। हमारे साथ भी 2-3 लोग गए थे, उन्होंने हर गांव में शराब बिक रही है। हर शहर के एक विशेष जगह पर शराब बिक रही है। पुलिस को भी पता है, पीने वालों को पता है, हमारा टैक्सी वाले को पता था। जो हमको गाड़ी जो दी गई थी पार्टी की तरफ से कि भैया, जब वो कोड वर्ड में बात करते थे तो हम पूछते थे क्या है, तो साहब कुछ नहीं, हमने कुछ तो बताओ। तो उन्होंने कहा साहब वो ये मामला है। परंतु ये है कि इतना सब अगर आप 20 साल से सरकार में हैं तो अमित शाह जी जाके बैठ गए एक कमरे होटल में, उसके CCTV कैमरे बंद हो गए, गुजरात से अधिकारियों की कोई टीम आई ऐसा बताया जा रहा है, इतना सारा SIR किया गया, वोट है। कितने लोग बांग्लादेशी मिले? मुझे नहीं लगता कोई बांग्लादेशी वहाँ मिला। जबकि मैंने तो ये पढ़ा भी है कि BJP के जो BLA है उन्होंने किसी ने भी शिकायत नहीं की कि हमारे गांव में कोई बांग्लादेश का है। हमारे मध्य प्रदेश में SIR हो रही है। मैं समझता हूँ कि इस विधानसभा में कोई गांव में बाहर विदेशी, मतलब भारत का छोड़ के कोई नागरिक आया हो। ठीक हो सकता है ये जो मंडीदीप है, पीतमपुर है, भोपाल जैसे बड़े महानगर, उनमें एक आध व्यक्ति कोई हो सकता है। लेकिन
इनके लिए इतना सारा पैसा सिस्टम, जिसमें 16 अभी बता रहे हैं 16 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, तो ये समझ से बाहर है। समझ से बाहर है। तो फिर सर कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है एसआईआर का? नहीं, हम इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि जब 14 करोड़ की पॉपुलेशन में 300-400 भी नहीं मिले, विदेशी भी नहीं है, वो कोई बांग्लादेश वहाँ के होंगे, बंगाल के होंगे, कोई असम का होगा, केवल वोट जो हमारा अपना निजी वोट है, केवल उस पर निशाना साधा जा रहा है। भाई मैं अभी सुबह सुन रहा था, एसआईआर नाम का कोई सिस्टम था ही नहीं, या तो आईआर था या एसआर था। एसआईआर तो अभी इन्होंने लेकर आए स्पेशल, वो जो भी है। पहले 1960 में या कब ये बनाया गया था कि या तो आईआर हो या एसआर हो। एसआईआर नाम की जो अभी जो इन्होंने अपने हिसाब से अपनी एक कानून बनाकर और परिभाषा गढ़ के और किस तरीके से अभी उन्होंने कहा था योगेंद्र यादव जी ने, भाई आपने नाम काटने की व्यवस्था तो बना दी, नाम कितने जोड़ेगा ये तो बताओ। ये तो वो कह रहे हैं इसी में ऐड होगा। कब होगा? चुनाव ही हो गए, 7 नंबर फॉर्म जो आएगा उसके चुनाव ही हो गए, सरकार ही बन गई, कितने जोड़े? और जितने जोड़े, कई अभी जो हमारे विश्लेषक बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं, जितने नए वोटर जोड़े वो सबके सब भाजपा को वोट दे रहे हैं। हाँ भाई, जितने, जैसे किसी विधानसभा में 10,000 जोड़े तो सीधा वोट 10,000 भाजपा का ही बढ़ा, 20,000 जोड़े तो 20,000 वोट भाजपा का बढ़ा। हम आपको पिछले चुनाव का बताएं जी, हम लोग विधानसभा चुनाव हारे, वोटिंग खत्म हुई, सबको हमने अपने हिसाब से वो दिया था कि भाई आप कितने बजे तक आपकी वोटिंग खत्म होगी, कितने बजे कितना परसेंटेज आपकी वोटिंग मशीन में बचेगा, वो सब लिखकर फिर सील साइल लगा के आपको कार्यालय जमा करना है कि कहीं 65, कहीं 66, कहीं 52, कहीं 56। जब गिनती कराने गए तो वोटिंग मशीन 99% चार्ज निकल रही है। अब 99% चार्ज वोटिंग मशीन जो निकल रही है उसमें केवल एक ही पार्टी को 500-400 वोट क्यों अधिक मिल रहा है जी? मैं कोई साइंस का विद्यार्थी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ वो तो बोल सकता हूँ। लोकसभा चुनाव में हम लोग विधानसभा में दूध के जले थे। हम लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ गए, पूरे हमारे गिनती कराने वाले काउंटिंग एजेंट थे, सबको हमने बताया कि भाई 99% जैसे वोटिंग मशीन चार्ज निकले, आपको अगली प्रोसीजर रुकवाना है, आपको वहाँ गिनती नहीं करानी है। जैसे ही हमारी 16 टेबल थी शायद, 16 हमारी, ऐसी होशंगाबाद, ऐसी पिपरिया, ऐसी सिवनी, जैसे ही राउंड आया, पहला राउंड वोटिंग मशीन आकर उन्होंने जैसे ही चालू करी 99%। हम बता रहे कि साहब ये देखिए यहाँ 65 है, यहाँ 66 है, यहाँ 52 है, यहाँ 56 है, सारी 99। हम माननीय कलेक्टर को बुलाए, एसपी साहब भी वहाँ थे, सरदार जी। हमको सर ये 99 कहाँ से आ गई, हमारे पास ये रखा हुआ है। तो बोले बेंगलोर के इंजीनियर को बुला, एक बेंगलोर का इंजीनियर वहाँ क्या कर रहा था मुझे आज भी नहीं मालूम। मैंने उससे प्रश्न किया, साहब ये बेंगलोर का इंजीनियर यहाँ क्या कर रहा है, क्या इसको मालूम था कि ये 99 निकलेगी, हम लोग ऑब्जेक्शन लेंगे, ये हमको जवाब देगा? उसने कहा कि साहब ये रखी हो जाती है। मैंने ये मेरा मोबाइल रखे करवा देती हूँ, सुबह से चला रहा है ये। मैंने कहा देखो भाई 70% बचा है, ये तुम रख लो, 2 दिन बाद ले जाऊंगा, इसको 99 कर दे। नहीं बोल पाया। हम कलेक्टर मैडम से, मैंने कहा मैडम देखिए मैं पहला बूथ इसको चालू कर रहा हूँ मशीन का, ये 99 है, इसमें भाजपा को 500 वोट से बढ़त मिलेगी, लगभग 400-500 वोट। बोले ऐसा संभव नहीं, हम दबाइए। दबाया, 500 वोट की लीड आ गई। ये सब दबा दो, सारे बूथ 500, 550, 450, 500, पूरे के पूरा राउंड बीजेपी जीत गई। हम कहा ये ठीक है, सोहागपुर विधानसभा है, पिपरिया चले, वहां देखा वहां भी 500-500 वोट। केवल एक ही राजनीतिक दल क्यों जीत रहा है, जहां 99% कैसे? एक तो ये सवाल ये कि 99% मशीन कैसे चार्ज निकलती है भीतर से? जो 65% हो गई है तो वो 15 दिन रखी रही तो 2-5% घटेगी, वो चार्ज होती है, और जो चार्ज होती है वो 99%। और फिर एक ही दल क्यों जीतता हुआ, ये हम नहीं जानते, हम आरोप नहीं लगा रहे, परंतु हमने जो देखा है वो आपको बता रहे हैं। तो इसका मतलब तो युवा सर कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखिए चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग
एक वो संस्था है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक सा मैदान देता है चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है ना, कि हम आपको एक समान मैदान दे रहे हैं कि आप सरकार में हैं, आप आज घोषणा हो गई, आज के बाद अब कोई ऐसी घोषणा नहीं करेंगे कि जिससे चुनाव की एक भी वोट प्रभावित हो। आदर्श आचार संहिता लगती थी पहले, अब क्या है, मेरे अभी पिछले विधानसभा चलते चुनाव में ही महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे थे 1500 रुपए। बिल्कुल आया। 199 सीट पर बैलेट पेपर में कांग्रेस जीती जी। यहाँ वोटिंग में जैसे ही रिजल्ट आया तो हम 60-65 पे समझ गए। आदर्श आचार संहिता का क्या मतलब है भाई, जब चुनाव लागू हो गया सब बंद होना चाहिए। बिहार में क्या हुआ, बिहार में साहब मैं जब रेलवे स्टेशन पे उतरा तो मैंने जो सोचा था वहाँ की गरीबी में उससे 20 गुना अधिक गरीबी पाई गई। वहाँ मध्य प्रदेश का किसान बहुत सुखी है, वहाँ तो किसानी बहुत कठिन है जी। वहाँ मैंने वो गरीबी देखी जो मैं कल्पना नहीं कर सकता। वहाँ आप महिलाओं के खाते में अगर 10,000 डाल रहे हैं तो मैं समझता हूँ 10,000 में तो बहुत बड़ा कुछ भी कर सकता है वहाँ खाते में। और फिर सिस्टम से डाला गया, जैसे इस गांव में 100 महिलाएं 25 के खाते में आज डाला गया, 8 दिन बाद 25 के खाते में डाला गया, फिर 8 दिन बाद उस 25 के खाते में डाला गया। पैसा भी सिस्टम से डाला और वो उसका प्रचार प्रसार हो गया। जीविका दीदी को पैसे दे दिए, भाई जीविका दीदी को आपने एजेंट बना के अंदर बैठा दिया कि साहब ये 10,000 रुपए रखिए, आपको 1,90,000 और मिलेगा। तो जब पैसे से ही प्रजा वोट खरीदना है तो आप प्रजातंत्र को खत्म कर दिया जाए। तो सर फिर तो चुनाव आयोग का ही तो इसमें फॉल्ट है। अब ये चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि साहब अगर ऐसा ही प्रजातंत्र चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर सरकार 20 साल से सरकार है, कहीं केंद्र में 10-11 साल से सरकार है, ये विकास कर रहे हैं तो खुले में मैदान में आओ ना। काहे के लिए आप इतना बड़ा पाखंड पहले मैदान बनाते हैं, सारे आपके सिपह सालारे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद के चलो आप कुश्ती लड़ लें। जब मैदान ही आप सब पूरा खेल ही खत्म हो गया, हाथ बांध दिए पूरे। नोटबंदी क्या थी चुनाव के पहले, नोटबंदी भी यही था। उत्तर प्रदेश चुनाव मैं समझता हूँ कि अगर नोटबंदी नहीं होता तो उत्तर प्रदेश चुनाव तो भाजपा जीत रही थी। अच्छा, केवल विपक्ष के लोगों के नोट क्यों पकड़ाते हैं? आप तो सरकार में हैं, आप सरकारी तंत्र से पैसे बंटवा रहे हैं। अभी किसी ने कहा है कि हमको भी बांटने का अधिकार दे दो साहब। हाँ, मामला नहीं, हमने ये करेंगे। और ये जो कहते हैं कि साहब 10 लाख में चुनाव पर, सबको मालूम है चुनाव कैसा होता है। चुनाव तो खैर सर भारी चीज़ हो गई है सर। आज के आपके दृष्टिकोण में सर आज की डेट में चुनाव कैसे होना चाहिए, चुनाव कैसे हो रहे हैं? और देखिए चुनाव तो आपने भी देखे होंगे, हम कांग्रेस भी लगातार, ऐसा नहीं है कि सन 52 से लेके हमेशा कांग्रेस जीती। कांग्रेस ने भी बड़ी बड़ी हारें देखी। 77 में हमारी हार हुई, 89 में हार हुई, बोफोर्स तोप का एक वो लगा राजीव जी के ऊपर, लगातार हारे। पर कभी निर्वाचन आयोग पर उंगली उठी? कांग्रेस ने ये कहा कि हम निर्वाचन आयोग के चक्कर में हार गए? किसी ने कहा? अब क्यों, आप बच्चे से पूछ लीजिए। वो एक वीडियो आया था, बच्चा कह रहा था ये जो दाढ़ी वाला है ये वोट चोर है। मतलब आप देखिए कि कहीं आग लगी है, धुआं कहीं तो उठा है। ये संभव नहीं है। आपके ग्राउंड की रिपोर्ट बता रही थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ में हमसे ज्यादा परसेंटेज था कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी दोबारा लौट रहे हैं जी। क्या हुआ? साफ हुआ है जी। क्यों हुए? आप अब ये बताइए कि 199 बैलेट पेपर में 199 सीट हम जीते, 163-65 वो जीत गए। देखिए कैसे संभव है। अभी और जो रिपोर्ट आई बिहार की कि वहाँ के 13 लोगों को 1,22,400 वोट मिले, किसी को 1 लाख से ऊपर वोट मिल गए 15-16 लोगों को। ये संभव नहीं है। ऐसा एक सा मत नहीं मिलता। और फिर एक रिपोर्ट ये भी आ रही कि कुल 7 करोड़ 42 लाख वोट है, 7 करोड़ 45 लाख वोट डल गई। वोट परसेंटेज 66.91 बता रहे हैं। तो इसके अनुसार तो 10 करोड़ वोट डली है। मतलब फ्रॉड हुआ है। हम नहीं कह रहे फ्रॉड हुआ, ये निर्वाचन आयोग खुद ज्ञानेश कुमार जी अपने आंकड़े बता रहे हैं। हम तो उनको देख रहे हैं मोबाइल पे।
टीवी पर देख रहे हैं साहब 7,42,00,000 कुल वोट है, तो 7,45,00,000 कैसे डल गई? आपके आंकड़े हमारे थोड़ी है। अब इसको हम क्या कहें? ऐसे ही चुनाव ऐसे लड़ेंगे? चुनाव इस चीज से नहीं होता कि साहब ये फ्रॉड होगा कि आपको, हाँ ये तो निर्वाचन आयोग भी, फिर भी प्रजातंत्र में जनता की आवाज बन के चुनाव तो लड़ना पड़ता है, लड़ेंगे। अब सर ये जिस तरीके की आप बता रहे हैं बात, अगर इस तरीके का माहौल है तो फिर तो चुनाव लड़ना व्यर्थ है। देखिए वो तो यही चाह रहे हैं कि विपक्ष चुनाव न लड़े, ना लड़े। वो तो उनके जो सहयोगी दल हैं उनको लड़ा देंगे कि साहब प्रजातंत्र तो जिंदा है, देखिए ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 20 पार्टियां फिर भी चुनाव लड़ेंगे देश में। तो चुनाव नहीं लड़ना, मैं समझता हूँ कि ये कोई वो नहीं है, ये जनता को सोचना पड़ेगा। एक भी वोट एक गलत जगह दे देंगे तो उनकी आने वाली नस्लों की व्यवस्था। हमारे देहात में स्कूल था, एक 5 क्लास तक स्कूल था, फिर 8 तक हुआ। सोहापुर से शिक्षक आते थे, सोहागपुर से शिक्षक आते थे। स्कूल में अगर कोई बच्चा रास्ते में दिख जाता था और माँ साहब दिख जाए तो या तो वो खेत की तरफ भागता था या सीधा स्कूल की तरफ भागता था। और जो स्कूल में बच्चे नहीं आते थे उनको माँ साहब घर में आकर ढूंढते थे, एक राउंड लेके, एक रूल लेके। हमारे यहाँ के न जाने कितने बच्चे नौकरी में मतलब अनुसूचित जाति के भी बच्चे नौकरी में क्योंकि उनको माँ साहब से भी डर भी था, लगाव भी था, पढ़े भी। आज स्कूल, गांव की स्कूल की शिक्षा खत्म हो गई। जब स्कूल की शिक्षा, जब शिक्षा ही खत्म हो गई तो आप नौकरी मांगोगे कहाँ से? आप पढ़े लिखे नहीं हो। हम जो इंडस्ट्रीज में हमको जो चाहिए वो आप योग ही नहीं है, तो बेरोजगारी की तो समस्या ही खत्म हो गई। क्यों तोड़े गए? विकास अगर हुआ है देश का, आप कह रहे हैं हमने विकास किया, हम चांद पे पहुंच गए, हम ये पहुंच गए, हमने परमाणु शक्ति संपन्न हो गया, हमारे पास इतना फौज है। कहाँ है स्कूल? कहाँ है सिंचाई विभाग? कहाँ है हमारा जो RES, जो हमारे यहाँ जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कहाँ विभाग है? कितने विभाग बचे हैं आपके पास अगर आप विकास किए हैं? जी। तवा परियोजना में एक अधिकारी नहीं है आपके पास, एक ई है प्रभारी। पूरा ये आप ये देखिए, हमारा ये जो पूरा व्यवस्था है ये हम तवा परियोजना पे आधारित है। आज तवा परियोजना में एक जमाने में 10-10, 15-15 SDO और सब इंजीनियर हुआ करते थे, आज कुछ भी नहीं है। केवल चपरासी और वो जो टाइम कीपर जो बंद करते चालू करने वाले हैं, उनके भरोसे तवा परियोजना चल रही है। विकास अगर हुआ है तो कहाँ गए वो अधिकारी? शिक्षा, आपका बिजली विभाग ठेके पे है। PWD में कुछ है नहीं, बचा ही नहीं है यहाँ, आप जाके देखिए PWD। मलेरिया विभाग का पता ही नहीं चला कहाँ गया। कितने सारे विभाग खत्म हो गए। अगर विकास है तो ये गांव में कृषि विभाग के अधिकारी आते थे, पटवारी आते थे, गांव में एक रिपोर्ट तैयार होती थी। आज तो साहब देख, पहले जब लोग, हमने देखा है कि गांव में कृषि विभाग का पटवारी आता था, एक नहर का होता है, एक कृषि विभाग का, पूरे गांव की रिपोर्ट लेता था कि इस गांव में 2200 एकड़ का रकबा है, तो इतने में गेहूं बोया है, इतने में चने बोए हैं, इतने। आज कोई नहीं आता, किसी को नहीं मालूम गिरदावारी क्या है, आनावारी क्या है। वो तो जब मुआवजे की मांग होती है जब जाके सरकार वो होती है, जब वो होता है। भाई हमारे यहाँ बैठक ही नहीं हो रही। अधिकारियों को ये नहीं मालूम कि कितने एकड़ में यहाँ गेहूं बोया है, कितने एकड़ में चना है, कितना गेहूं में हमें कितनी बिजली चाहिए, चने में कितनी बिजली चाहिए, कितना खाद चाहिए, कौन सा खाद चाहिए, कौन से किस्म की दवाइयाँ चाहिए। कोई बैठक ही नहीं होती। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश नहीं, भारत में ऐसी पहली सरकार है जहाँ हम लोग फेस कर रहे हैं कि हमें अपनी फसल बेचने के लिए पैसे देना पड़ता है। ये सुना है आपने कहीं? अभी तक तो नहीं सुना सर। नहीं सुना। आप होशंगाबाद जिले से बनखेड़ी आखिरी छोर है जी। एक डेठी का पेट्रोल पंप, वहां से हमारे जिले की सीमा शुरू होती है, और मालनवाड़ा गांव है बनखेड़ी आखिरी, वहां हमारी सीमा खत्म होती है जी। कहीं के भी किसान से पूछ लेना जिसने मूंग लगाई हो, एक ट्राली मूंग को उसने 10 से 15 हज़ार रुपये दिए। साहब मैंने एक ट्राली मूंग पैदा की है, ये 15 हज़ार रुपये लो, मेरी मूंग तोल लो। ये मैं समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश के अलावा और दुनिया में कोई ऐसा राज्य जिला नहीं होगा जहाँ इस तरीके की घटना घटी है। सब ने, ये जितने खड़े हैं ना, सब ने दी है। ठीक।
उसके बाद भी अगर ये इस तरीके की मैंडेट आता है तो साहब ये तो समझ से परे है। सर, आपके दृष्टिकोण में लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की वही भूमिका होती है जैसे घोड़े के मुंह में जब नाल लगी रहती है ना, वो लगाम, लगाम, अगर लगाम घोड़े के मुंह से निकाल लो तो घोड़ा अपने मतलब अनियंत्रित हो जाता है। जी। ऐसे ही अगर विपक्ष ना हो, सरकार के मुंह में लगाम का काम करता है विपक्ष, प्रश्न कौन पूछेगा आपसे? तो ये लोकतंत्र में आपको याद हो, नेहरू जी के जमाने में विपक्ष के एक बड़े नेता चुनाव हार गए थे, तो नेहरू जी ने एक सीट खाली करा के उनको लाए थे कि हमसे प्रश्न पूछेगा कौन? लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई किस लिए गई है भाई? तो विपक्ष प्रधानमंत्री ऐसे होना चाहिए। कई बार किस्से आते हैं, मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री नेहरू जी बैठे हैं और सामने जो कवि सम्मेलन हो रहा है, इंदिरा जी भी बैठी हैं और सरकार के खिलाफ कवि सम्मेलन हुए जी। कितने सारे कवि हुए जिन्होंने नेहरू सरकार के खिलाफ बोला, आदम गोंडवी जैसे। तो साहब देखिए, सुनना भी पड़ेगा, सरकार में है तो सुनना तो पड़ेगा। आपकी नकेल सर दिखाई क्यों नहीं दे रही है? ये संवैधानिक संस्थाएं कौन सी बची है जहां जाके हम नकेल डाल सके? न्याय कहाँ मिलेगा हमको? न्याय तो साहब, न्याय तो आपको सड़कों से लेना पड़ेगा। अब जो पहले एक डर था जी कि साहब एसडीएम के पास शिकायत चली गई, कलेक्टर के पास शिकायत चली गई, या कुछ हो रहा है क्या? संवैधानिक संस्थाएं बची कहाँ हैं? जो लोग सरकार के पक्ष में न्याय दे रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं, वो राज्यपाल तो बन रहे हैं? नहीं बने। 20 उदाहरण बताते हैं। तो सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते जाइए और रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल बनते जाइए। कहाँ न्याय मिलेगा? इस देश में कहीं न्याय मिला है? न्याय की तो बात सर नहीं कहते अपन, लेकिन जब भाजपा विपक्ष में थी तब उसके विरोध का प्रदर्शन का तरीका कुछ तेज था। आज की डेट में वो या तो दिखाई नहीं दे रहा है या फिर वो हो नहीं रहा है, लेकिन फाइनली नुकसान लोकतंत्र को और जनता को हो रहा है। देखिए साहब, उस जमाने में सरकारें भी ऐसी थी, विचारधारा ऐसी थी, आमने सामने विवाद होते थे, लोकसभाएं खूब विवाद होते थे, परंतु मतभेद मुद्दों को लेकर हुआ करते थे, मनभेद नहीं होते थे। आज व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई राजनीति में। अगर हम आपके किसी मुद्दे पर लेकर विरोध कर रहे हैं तो हम आपकी विचारधारा का विरोध कर रहे हैं, आपका नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अब हो ये रहा है कि हमने किसी बात का विरोध किया तो आप ये समझ रहे हैं कि हमारा व्यक्तिगत विरोध है। तो ये राजनीति में व्यक्तिगत विरोध नहीं होता किसी का। राजनीति में आपकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। आप अपनी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, हमारी विचारधारा का टकराव हो रहा है। हम मगर कहीं ना कहीं जमीन से तो आप भी जुड़े, मैं भी जुड़ा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो हमारी बात भले ही मत मानो, पर हमारी बात सुनो तो। हाँ। विपक्ष की आप बिल्कुल नहीं मानो। हम ये कह रहे हैं आप बहुमत में हैं, आप हमारी बात, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी बात को मानो, पर हमारी बात सुन तो सकते हो। हमारे पास विधायक नहीं है, मान लीजिए मंत्री नहीं है, हमारे पास सरकार नहीं है, केंद्र में नहीं है, राज्य में नहीं है, परंतु जनता ने जो 10, 25, 50, 60 जो हमारे एमएलए चुनकर भेजे, उनकी बात तो सुन सकते हैं। मानना नहीं मानना सरकार के ऊपर है जी। पर नहीं मानना है, अड़ी ही खा गए, नहीं मानना है। और आप देखिए आज की संसद में जी, पहले साहब रेल दुर्घटना होती थी, हमने कई रेल मंत्री देखे कि एक रेल दुर्घटना हो जाती थी, मंत्री इस्तीफा देते थे। आज क्या है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वालों के बेटे मंत्री बने बैठे हैं, प्रधानमंत्री के जस्ट पीछे बैठते हैं। गर्व होता है कि देखो मेरे पीछे जो प्रधानमंत्री के ऊपर कैमरा आता है लोकसभा में, पीछे टहनी दिखाई देता है। ये बताने का प्रयास करता है कितना चिल्लाओगे, हम हैं, ये बैठा है टेडी, क्या कर लिया तुमने। ये कभी पूछा ही नहीं, प्रधानमंत्री ने टहनी को बुला के कभी पूछा कि भाई तुम्हारे बेटे ने ये क्या किया? नहीं। जिस जगह आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए, जिस जगह आंदोलन हो रहा था,
जो रिजल्ट आया उस जगह बीजेपी जीत गई। भाई कैसे जीत गई? जबकि हर गांव का आदमी वहां आंदोलन में था, महिलाएं खाना बना के भेज रही थी, अनाज भेज रही थी, उसी इलाके में बीजेपी चुनाव जीत गई। तो ये समझ से परे है। पहले के चुनाव में, आज से 20 साल पहले चुनाव में एक बार पत्रकार लोग निकलते थे, वो हवा समझ लेते थे, साहब या निपट गए, कुछ नहीं है, आदमी का हाव भाव समझ में आता था। बिहार में भी यही हुआ कि हाव भाव नीचे कुछ था, रिजल्ट कुछ निकल रहा है। मैं बता रहा 3-4 राज्यों का देखिए आप। तो सर इस तरीके की जो चुनाव अगर होते रहेंगे तो ये तो वही संकल्प दोहरा रहे हैं मोदी जी वाला कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का। तो इसमें अब आप कैसे रिवाइव करेंगे सर? सर देखिए, अगर उन्होंने सोच लिया है कि हमें तो यही करना है, तो हमारे पास जमीन पे चिल्ला रहे हैं, उतर रहे हैं, बता रहे हैं, इतने बड़े सबूत दे रहे हैं जी। हो क्या रहा है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं निर्वाचन आयोग से, जवाब दे रहे हैं भाजपा के 5 मंत्री। हम उनसे प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं जी। हम पूछ रहे हैं आपके आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि साहब ये एक ब्राजील की मॉडल 22 जगह कैसे आपके वो सेना है वो दिल्ली में भी वोट डाल गए, यूपी में भी डाल गए और वहां भी डाल रहे हैं, कैसे? उत्तर दे रहे हैं भाजपा के 5 मंत्री। उनसे तो हमारा कोई प्रश्न ही नहीं है साहब। हाँ। तो आप बताइए कि जब निर्वाचन आयोग ही अगर एक ऐसा होगा तो प्रजातंत्र कैसे बचेगा? लड़ाई हम लड़ेंगे जी। देखिए साहब, चुनाव की हार जीत से कुछ नहीं होता। हिम्मत अगर आप हार गए तो उससे बड़ी हार नहीं होती। चुनाव तो होंगे 20-25, हम लोग भी कितने 57 साल चुनाव जीते हैं, लेकिन 20 साल हार भी गए तो क्या हुआ? लड़ेंगे साहब। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पालिका बचा है, आते हैं सर। बचा है मुझे तो नहीं लगता कहीं बचा है। हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे ईडी आईडी हमारे लोगों के, विपक्ष के लोगों के घरों में जाती है, लोकतंत्र की जो चौथे स्तंभ में जो हम लोग रोज देख रहे हैं, अब तो हमने देखना भी छोड़ दिया। इनकी आर्थिक स्थिति का भी तो जरा जांच हो। पिछले 20 साल में इनका घोड़ा कितनी तेजी से भागा, कितना पैसा कमाया, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए कि हम ये न्यूज़पेपर ये जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनकी आर्थिक इनका जो ग्राफ है कितना तेजी से बढ़ा, इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए। सर आप अभी बिहार चुनाव में गए थे, आपको मीडिया कवरेज मिला वहाँ पे? कोई नहीं, कोई कवरेज नहीं, मीडिया दिखी नहीं है साहब। हमें देखे गरीब, मछली पकड़ने वाले, दूध बकरी चराने वाले, गाय भैंस चराने वाले, मीडिया कहीं नहीं मिली। बहुत गरीबी है बिहार में। गरीबी तो खैर है ही है। अपन मुख्य मुद्दा अपना फिलहाल पत्रकार गण है। तब मैं तो नहीं समझता कि ये कोई मीडिया बचा है। मीडिया ईमानदारी से मैं समझता हूँ, मैंने जो 20 साल पहले देखा जी, हमारे यहाँ सुहागपुर में एक पत्रकार थे दादा लक्ष्मण दास गोलानी जी, जो भाजपा के संस्थापक सदस्य भी थे। लक्ष्मण दास जी गोलानी जी, लक्ष्मण दादा हम लोग बोलते थे, पत्रकार भी थे। हमारे यहाँ नीखरा जी सांसद हुआ करते थे, जब रेस्ट नरसिंहपुर वाले। हाँ, जब रेस्ट हाउस में आते थे जी, तो लक्ष्मण दास जी गोलानी चप्पल पहने हुए, एक झोला टांगे हुए, जब उनके पास आते तो कहते थे, निखरा जी क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो निखरा जी कहते थे कि आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपका कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। ये एक जी, तो पत्रकार इतना सम्मान था, और वो जानते थे कि ये विपक्ष के हैं, ये बीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं, ये जनसंघ के लोग हैं जी, लेकिन एक पत्रकार से एक का प्रश्न का उत्तर देने में 2 बार का एमपी भी विचार करता था, और कांग्रेसियों से कहता था कि ये ऐसा करो। तो वो उस समय पत्रकार की एक अलग वो थी। एक किसी के खिलाफ एक समाचार आ जाए तो उसकी दिक्कतें होती थी, लोग उसके बारे में चर्चा करते थे। आज की चर्चा ये है कि किसी के खिलाफ आ जाए कि भाई पत्रकार से मिले नहीं थे क्या? ये जमाना आ गया।
पत्रकारिता बची नहीं है साहब। और पत्रकारिता अगर प्रजातंत्र को बचाना है तो पत्रकारों को अपना ज़मीर देखना पड़ेगा। सर जो देख रहे हैं ज़मीर उनको तो निकाल देते हैं बाहर। उनके यूट्यूब से तो चल रहा है काम। हाँ, यूट्यूब से काम चल रहा है, यूट्यूब से काम चल रहा है। बहरहाल बात करते हैं हम इस देश के सबसे वंचित समूह कृषकों की। क्या समस्या है सर अपने क्षेत्र में कृषकों की? देखिए साहब, पूरे भारत एक कृषि प्रधान देश है जी। सब जानते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कहने में कि कृषि प्रधान देश है, किसानों के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। किसानों की समस्या पैदा होते से ही है। एक ऐसा वर्ग जिसमें जिसकी कोई जाति नहीं है। इस देश में जितने भी धर्म हैं, जी, संप्रदाय हैं, सभी खेती करते हैं। हाँ, कोई जाति नस्ल ऐसी नहीं है जो खेती ना करती। और मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करें, चाहे चंबल हो, चाहे आपका महाकौशल हो, गोंडवाना हो, निमाड़ हो, मालवा हो, सबकी समस्या एक सी है। दिक्कत है कि जो नीतियां बनाते हैं वो इसी कमरे में बैठे हैं और जिनके लिए नीतियां बन रही हैं वो खेतों में खड़े हैं। आज तक किसी ने खेतों वालों को पूछ के या खेतों में आके भौगोलिक परिस्थितियों को समझ के कोई नीति बनाई नहीं है। चाहे वो अभी जैसे कृषि कानून को ले लें जी, भाई क्या जरूरत, जब जो किसान है जो खुद खेती कर रहा है, साहब ये हमारे लिए जहर है, आप कह रहे नहीं अच्छा पी के तो देख। वो कह रहा साहब मुझे मालूम है कि इसमें जहर है, नहीं नहीं तो पी ले पहले। ये देखिए मंडियाँ क्यों बनाई गई थी जी? मंडी बनाने के पीछे उस दिनों की सरकारों की मूल आत्मा ये थी कि जो सीमांत किसान है गाँव के, जो साधनहीन संपन्नहीन किसान है गाँव के, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि वो अपना अनाज को बड़े किसानों के बराबर बेच सके उस मूल्य में। दलाल आते थे, औने पौने भाव में ले जाते थे, उनके पास साधन नहीं था जी। तो मंडियाँ बनाई गई, मंडियों में ले जाने लगे। फिर एक समय आया कि यार फिर भी मंडियों में नहीं जा पा रहे बेचारे, तो एक व्यवस्था उस दिन सरकारों दी कि समर्थन मूल्य के केंद्र बनाए गए। चलो अच्छा आप लोग नहीं आ रहे तो हम गांव हम आ जाते हैं गांव जी। ये सन 85 के आसपास के बने शासकीय समर्थन मूल्य 85 या 90 के बीच में जी। गांव अंदर घुस गए। उस जमाने में सड़कें नहीं थी, संचार के माध्यम नहीं थे, परिवहन की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। जो कुछ है उससे हम व्यवस्था कर देते, लेकिन गांव समर्थन मूल्य, सोसाइटियां, खाद के केंद्र गांव बनाए गए। जहां तक सड़क उनकी वो जो साधन चला गया वहां तक ले गए और उसी जगह उन्होंने एक वो बना दी सोसाइटी की बिल्डिंग की, साहब इस 10 गांव के लोग यहाँ से खाद लेंगे। आज क्या है, वो सोसाइटियों की बिल्डिंग है। जब विकास किया, सड़कें हो गई, संचार के माध्यम हो गए, परिवहन बेशुमार हो गया, लेकिन सोसाइटियों में खाद क्यों नहीं मिल रहा? तो वो सरकारें कौन सी थी जिन्होंने किसान को घर ले जाके खाद दे दिया? वो सरकारें कैसी थी जिन्होंने किसान का माल उनके गांव से उठा लिया? जब अब सब कुछ बढ़ गया तो आप कह रहे हैं साहब फलाने वेयर हाउस आ जाइए, NS22 पे, SS22 पे आप फलाने वेयर हाउस चले जाइए। भाई क्यों? किसान को प्रति कुंटल परिवहन का रुपया नहीं मिलता, लेकिन जो लोग खरीदते हैं उनको प्रति कुंटल, प्रति किलोमीटर और रख रखाव साल भर का सबका पैसा मिलता है, लेकिन नहीं किसानों को वहां बुला रहे हैं। तो नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए। आज मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 100 रुपए लीटर डीजल खरीदने की हैसियत हमारी नहीं है जी। किसान को डीजल में सब्सिडी दीजिए। और किसान को आप कहते साहब किसान को सब्सिडी कैसे मिलेगी? भाई गैस टंकियों में भी तो सब्सिडी है, बिजली में भी तो सब्सिडी है। औद्योगिक औद्योगिक बिजली अलग है, हमारी कृषि अलग है। जब वहाँ तो डीजल में सब्सिडी क्यों नहीं? मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन को मैं
अगर रबी की फसल में अपनी फसल रबी की तैयार करूं जी तो मुझे 10 एकड़ को एक बार उसमें ट्रैक्टर चला करना पड़ेगा। तो मुझे 50 लीटर डीजल लगेगा एक बखत में जी। और 5 बार मेरे को ट्रैक्टर उतारना पड़ेगा खेत में। तो 10 एकड़ का अगर मैं किसान हूं तो मुझे 250 लीटर डीजल रबी की फसल में लगेगा, 250 लीटर डीजल मुझे खरीफ में लगेगा। झूठ बोलूंगा नहीं, मेरे पास वही है, ये मेरा प्रमाण है जी। अगर मैं 250 लीटर से ऊपर ले रहा हूँ 10 लीटर भी, तो आपका जो बढ़ा हुआ रेट है मैं उससे फिर मैं व्यावसायिक काम करने लगा ट्रैक्टर से। लेकिन सब्सिडी आप डीजल में दीजिए, नियम आप जानते हैं, जब हम किसान जान रहे हैं कि यार इस तरीके से सब्सिडी मिल सकती है। मैं 10 एकड़ की वही फंसा रहा हूँ, मुझे 250 लीटर डीजल मिल जाएगा। सरकार नहीं जानती होगी। नहीं, सरकार तो सर सब जानती है। सरकार का कहना यह है कि डीजल की जो सब्सिडी मिलती थी उस पे वो गाड़ियां चलने लगी थी जो कि ट्रैक्टर नहीं थे, लग्जरियस गाड़ी डीजल पे चल रही है। देखिए साहब, मैं जब वही फंसा रहा हूँ मेरी जी, जब पता है कि मेरे पास 10 एकड़ जमीन है और मैं 250 लीटर में अगर मैं 10 लीटर भी घटा दूं तो मेरा कुछ खेत रह जाएगा कोना। कितने % गाड़ी चलेंगी? 2, 5, 10%। 90% तो सही उपयोग हो रहा था। आज बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आप डीजल के रेट बढ़े, बस वाले ने अपना किराया बढ़ाया, ट्रक वाले ने अपना बढ़ा दिया, टेम्पो वाले ने अपना बढ़ा दिया, टैक्सी वाले ने अपना बढ़ा दिया, सबने अपना अपना किराया बढ़ा दिया। हमारा क्या हम खेत से ये जाके कहें कि साहब डीजल महंगा हो गया तो हम 4 बार बखरेंगे तो 4 बार में फसल पैदा करा दें? नहीं होगी। आपको 5 बार रबी में भी खेत में उतारना पड़ेगा ट्रैक्टर, 5 बार खरीफ में, बीच में एक फसल हो रहा है ये मूंग, हमको 3 बार मूंग में भी उतारना पड़ता है ट्रैक्टर। तो इस पर किसी को कोई चिंता नहीं है। जब हमारे बताएंगे यहाँ साहब इतने बैरल हो गया डॉलर, इतने बैरल हो गया डॉलर, साहब देखिए हमें इससे मतलब नहीं है। हमको ये मालूम है, हम ये समझ रहे हैं जो पढ़े लिखे आदमी है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी महंगा डीजल मिलता था लेकिन 60 रुपए 65 रुपए मिलता था। आज आधी कीमत में आपको मिल रहा है पर आप दूनी कीमत में हमको दे रहे हैं। किसान समझ रहा है। और किसान, हम तो कह रहे हैं कि कराओ ना बैलेट पेपर से चुनाव, एक बार करा के देख लो। किसान का क्या, किसान का मत भी समझ में जाएगा, बेरोजगार का मत समझ में जाएगा, मजदूर का मत समझ में जाएगा। अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो काय दे रहे हैं 1200-1500 रुपया फ्री? बताइए ना, विकास कहाँ है? सड़कें कहाँ है? सड़कें आपने बना दी, ऊपर आगे से सड़क बन रही है, पीछे से उखड़ती चली जा रही है। विकास दिखना तो चाहिए। बड़े बड़े हम लोग सोचते हैं साहब जीडीपी बढ़ रही है देश की, साहब हमारी जमीनों की कीमत तो घट रही है, तो जीडीपी हम कैसे मान ले बढ़ रही है? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी भाई साहब, हमारे जो अंदर के खेत है जहाँ रोड नहीं है 10 लाख रुपया एकड़ हो गए थे अंदर के खेत, क्योंकि उस समय देश का जीडीपी 9 और 10% था। हाँ। तो हमें दिख रहा था वो। आज हमारे मेन रोड के खेतों की कीमत 5 और 6 लाख रुपए है। हम किसान आदमी, हम अगर ये समझते हैं कि देश अगर विकास कर रहा है तो हमारी ज़मीनों की कीमत बढ़ रही है, और देश अगर विकास नहीं कर रहा, हमारी ज़मीनों की कीमत घट रही है, तो हम समझ रहे हैं कि देश कहीं ना कहीं खतरे में। हमारे लिए तो जीडीपी का ये सीधा अर्थ है, हम ये जानते हैं। हमें नहीं मालूम कि 6% है, 7%, 8%। हम ये केवल ये जानते हैं कि हमारी ज़मीन की कीमत बढ़ रही है तो देश मजबूत हाथों में है, और हमारी ज़मीनों की कीमत गिर रही है, कोई खरीदार नहीं है, तो देश कमजोर हाथ है। ठीक। आपने पराली के ऊपर भी कुछ कहा है? ये कहा है, कलेक्टर मैडम को आपने एक वीडियो समर्पित किया था और कहा था कि उस पर कुछ संज्ञान लें। जी बिल्कुल। देखिए सिस्टम अच्छा है जी, सिस्टम अच्छा है, संसाधन कम है। सिस्टम अच्छा है, संसाधन कम है नहीं, है ही नहीं है। कलेक्टर मैडम से आप पूछिएगा कि कितने लाख हेक्टेयर में धान लगी थी। कलेक्टर मैडम से पूछिएगा कि कितने हार्वेस्टर आते हैं इसको काटने में जी, वो कितने दिनों में काट पाते हैं।
यहाँ लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर में, लगभग बता रहा हूँ अनुमानित, मेरे को किसी ने बताया था कि लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर में धान लगी। लगभग जैसे 1000 गांव में धान लगी है मान लें, तो हमारे गांव में 5 से 6 हार्वेस्टर आए, 5 से 6 एक गांव में। तो 1000 गांव में चलिए 5000 छोड़ दीजिए, 4000 मान लें। 4000 हार्वेस्टर जिस जिले में आए जिन्होंने 20 से 25 दिन में धान काटी। आप 10-20 मशीनें लेकर और ये आप बताना चाह रहे हैं कि आप इसको भूसा बनाए, उसका गठान बनाइए और ये करिए वो करिए, तो साहब गठाने तो उस तहसीलों में बनेंगी ना जहाँ पर हार्वेस्टर चला है। हमारे यहाँ परिस्थिति अलग है, हमारे यहाँ हाथ से कटती है धान जी। हाथ से जो धान कटती है उसमें वो नहीं बनती है, हाँ, भूसा नहीं बनता है। वो तो एक ढेर लग जाता है, उसमें मशीन नहीं चलती। एक दूसरा महंगा सिस्टम है, 2 मशीनें वो चक्री चलाएंगी जिससे वो इकट्ठी होती जाती लाइन बनती है जी। 2 ट्रैक्टर उसके वो गठान ढोने वाला ट्राली लगाएंगे तो 4, एक ट्रैक्टर वो मशीन चलाएगा तो 5, 12 पंजे 60 लाख के ट्रैक्टर और 60 लाख का वो इंस्ट्रूमेंट सब। तो 1.25 करोड़ की हैसियत अभी कोई किसान की नहीं है। तीसरी भौगोलिक व्यवस्था ये है कि साहब 2 एकड़ 3 एकड़ के आपके पास खेत है तो वो मशीन सही चलेगी। हाँ, आप 1 एकड़ का रकबा है, कहीं 1 एकड़ के भी बहुत कम है छोटे किसानों का, छोटे क्योंकि नलकूप उतना ही बड़ा रकबा बनाते हैं कि नलकूप 4 घंटे में उसको भर सके जी। फिर अगले 4 घंटे में दूसरे में लगाना, अगले 4 घंटे तीसरे में। तो ऐसे छोटे छोटे खेतों में वो मशीन सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो भौगोलिक परिस्थितियां भी ठीक नहीं है। फिर इतना मशीनीकरण करने में आपको 20 साल लगेगा। पहला हार्वेस्टर हमारे गांव में आज से 35 साल पहले आया था जी। हम लोग देखने गए थे कि कोई लोहे की मशीन आई है साहब, ऐसी मशीन है कि वो वही काट रही है और वही दाने निकाल रही है और सीधी ट्राली में डाल। ये 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ जी। देखने गए थे, जहाँ से दौड़ के पूरा गांव इकट्ठा था। आज ये मशीनों को आने में लगभग 10 से 15 साल लगेंगे। सिस्टम अच्छा है लेकिन आप प्रेशर नहीं बना सकते किसान को कि नहीं आपको तो कराना ही पड़ेगा, आपको कराना पड़ेगा। साहब बड़े बड़े विधायकों के खेत जल गए, किन पे FIR हुई? क्या उन विधायकों ने सबने बनवा ली है? यहाँ बड़े बड़े जोतदार हैं, मंत्रियों के पास जमीन है, पल्ले पार भी मंत्री हैं, बाजू के जिले में मंत्री हैं जी। सब जमीन वाले हैं। क्या उन पे FIR हुई? खेत तो उनके भी जले। तो सारे नियम कानून गरीब किसान पर क्यों? पहले आप पूछिए, आप प्रेरित करिए जी। आप तानाशाही रूप से उनको प्रेशराइज ना करें कि साहब वो सैटेलाइट से दिख गया। तो सैटेलाइट से साहब रेत खनन नहीं दिख रही है आपको, सैटेलाइट से आपको साहब सागौन का जो हो रहा और जो अवैध उत्खनन हो रहा गिट्टी बोरम का ये नहीं दिख रहा। किसान के खेत की आग दिखती है सैटेलाइट से, विधायकों के खेत जल गए साहब वो नहीं दिखेगी। तो ये एक बड़ी मुहिम थी हम लोग और उसमें एक और हुआ था जी। उसमें ये हुआ कि किसानों ने आखिरी समय में भी पानी दिया खेत में। हाँ। कि हमारे खेत वो नरम निकले। कलेक्टर मैडम के आदेश से 8-10 दिन तक खेत सूखे पड़े रहे तो किसान की मेहनत बेकार चली गई। अब खेत निकलने में दिक्कत आ रही है। आप ट्रैक्टर चला के देखिए खेत में कितनी दिक्कत से किसान ट्रैक्टर चलाता है। तो सारी परेशानी आप सहयोग कर, आप नियम बना रहे हैं तो उसको जमीन पे प्रचार प्रसार करें, लेकिन उसके लिए आप प्रेशर नहीं बना सकते कि हम आपको जेल भेज देंगे, हम आप पे 5000 का जुर्माना लगा देंगे। ये नहीं मान सकते। सरकारें हो, सरकार बिल्कुल ना हो, लेकिन किसान के खिलाफ जब कोई इस तरह के कानून आएगा तो हम लोग तो आंदोलन करेंगे। ठीक सर, पिछले चुनाव में चलते हैं जो कि जिसमें आपने सरकार भी बनाई थी जी, लेकिन कांग्रेस की सरकार 2018-19 में गिर गई जी, और ऐसा देखा गया है कि आप लोग अपने सहयोगियों को बांध के नहीं रख पाए जी। कैसे देखते हैं सर आप इसको? देखिए, माननीय कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिसने विकास पुरुष जो लोग आज चिल्लाते हैं ना, फलाने विकास पुरुष, ढिमका विकास पुरुष की परिभाषा को जिस व्यक्ति ने परिभाषित अपने कामों से किया वो कमलनाथ है। जी।
जिस व्यक्ति ने छिंदवाड़ा जैसे जिले में, आपने छिंदवाड़ा जिले, हमारे यहाँ 40 साल से लेबर आता है छिंदवाड़ा जिले में, जब से सोयाबीन हुआ है, जब से छिंदवाड़ा जिले के लेबर आते हैं, और हम लोग 40-40, 50-50 गाँव के व्यक्तियों को व्यक्तिगत जानते, जैसे हमारे गाँव। जी जी जी। जब हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, पानी के हैंडपंप नहीं थे, जब छिंदवाड़ा में ऐसे पहाड़ों पे हैंडपंप थे, वहाँ पर सड़कें थी, वहाँ पर जाने आने के लिए रास्ते थे, वो कमलनाथ थे। और मुझे ये बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर छिंदवाड़ा में कमलनाथ नहीं होते तो वहाँ आधे से अधिक जिले का पलायन हो चुका होता है। तो उस व्यक्ति के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई। उसने साफ कहा खरीद तो मैं भी सकता था विधायक जी, पर मैं विधायक खरीद के सरकार नहीं चलाना चाह रहा। और जो लोग गए हैं उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना, अब उसूलों पे आँच नहीं आ रही। बगैर विभाग के मंत्री बने बैठे हो, उसूलों पे आँच कहाँ आ रही थी? सारे कलेक्टर आपके थे, सारे एसपी आपके थे, सारे आपने जिस व्यक्ति को विधानसभा में कहा उसको टिकट दिया कमलनाथ जी ने, फिर कहाँ के उसूलों पहुँच आ गए? जो आपने जिलाध्यक्ष, आपके सारे जिलाध्यक्ष भी आपके थे, तो आपको जाना ही था। आप लोकसभा चुनाव हार चुके थे, और किससे हारे? जो आपके साथ सेल्फी लेता था, जो आपका कार्यकर्ता था छोटा सा, आप उस व्यक्ति से जब चुनाव हारे तो आपके उसूलों पे आँच आ गई। चुनाव तो हम भी हारे हैं साहब। हार जीत प्रजातंत्र में लगी रहती है, लेकिन उसूलों पे आँच आए साहब, ये तो मैंने नहीं देखा पहली बार। अब उसूलों पे आँच नहीं आ रही। तो कमलनाथ जैसे व्यक्ति, और मैं समझता हूँ कि उसको बहुत सारे आरोप लगे साहब, आपने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, इसलिए 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये तो कमल पटेल जी ने खुद कहा। जब हमारी सरकार गिरी, शिवराज जी की सरकार आई, तो कहा कि नहीं 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। 1000 गौशालाएं बनाई सबको दिख रही है। अब आप गौशालाओं में गौ माता इसलिए नहीं ले जा रहे कि कमलनाथ जी का नाम होगा। 300 करोड़ रुपए से ऊपर यहाँ दिया। महाकाल लोक की मूर्तियां आपने वो जो कांसे की जगह अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनवा देते, इसमें कमलनाथ जी का दोष थोड़ी है। शिवलोक धाम जो क्या कहते हैं उसको, शिवलोक के लिए पैसा किसने दिया? कमलनाथ जी ने दिया। अच्छा। विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन 300 रुपया से बढ़ा के 600 रुपया किसने किया? कमलनाथ जी ने किया। मिलावट के खिलाफ युद्ध छेड़ा, कमलनाथ जी का काम था। मैं समझता हूँ कि अगर उनको 5 साल मिल जाते तो दोबारा भी सरकार कांग्रेस की आती, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीच में सरकार चली गई, विधायक लोग चले गए, और उसके बाद आप जानते हैं कि 199 बैलेट पेपर पे तो हम ही जीते थे। अब तो सर वो तो बात ही छोड़ दीजिए, खैर उसकी। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को रोक सकती थी कांग्रेस? अब ऐसा तो नहीं है कि ना रोका हो। अगर ये तो बड़े मेरी हैसियत से तो बाहर की बात है, लेकिन हाँ प्रयास तो किए होंगे। उप मुख्यमंत्री की बात जो वो कह रहे थे, या मुख्यमंत्री, मुझे नहीं मालूम कि वो मुख्यमंत्री की बात कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे, परंतु हाँ मुझे ये मालूम है कि उनके अधिकार क्षेत्र में सारे विधायक टिकट वही बांटते थे। हाँ। सारे जिलाध्यक्ष उनके रहते थे, एसपी कलेक्टर तक उनके थे। इतना मुझे मालूम है। इसके आगे अंदर की क्या कहानी है साहब, उस समय मैं तो ना तो विधानसभा चुनाव लड़ा था, ना मैं विधायक था, ना जिला कांग्रेस का अध्यक्ष था। छोड़ते हैं उस बात को, आगे बढ़ते हैं अपन केंद्र की तरफ। आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि राहुल गांधी दलितों के नेता हैं, आज भी हैं। देखिए, दलित किसको कहेंगे? दलित एक 3 अक्षर का शब्द है, लेकिन उसमें बहुत सारी जातियां हैं। आप पासवानों, आप जैसे राम चिराग पासवान, वो केवल पासवानों के नेता हैं, दलितों के नेता नहीं है। मांझी किसके नेता हैं? मूसरों के नेता हैं, दलितों के नेता नहीं है। और भी जो लोग हैं, जितने आप नाम गिना दें, वो सब अपनी अपनी जातियों के नेता हैं। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो संपूर्ण जो एससी अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो भारत के संविधान में जितनी भी जो जातियां लिखी गई हैं, उन सब के अधिकारों के लिए लड़ने वाला कोई व्यक्ति है तो राहुल गांधी है। चाहे वो दलित पूर्वी भारत का हो, चाहे पश्चिमी भारत का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो या दक्षिण भारत का हो, संपूर्ण एससी वर्ग का नेता राहुल गांधी है।
ये किसी बाकी सब अपनी अपनी जातियों के नेता हैं, जो जिन्हें आप दलित कह सकते हैं, ये पासवान वैसे नहीं, ये अपनी अपनी जातियों के नेता हैं। पर संपूर्ण दलित जाति का कोई नेता है तो वो राहुल गांधी है। ठीक। और मैं तो समझता हूँ कि मुझे गर्व है मेरे नेता पे कि इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना सारा आरोप लगाने के बाद, मकान छीन लिया, आरोप लगा दिए, पता नहीं कितने स्टेटों में उसके ऊपर FIR करा दी जी। लेकिन कोई एक इल्जाम तो साबित करके बताइए। कोई इल्जाम साबित, आखिर इतना डर क्यों है एक राहुल गांधी से? और मैं तो ये आपने गोदी मीडिया कहा था, गोदी मीडिया राहुल गांधी से प्रश्न क्यों पूछ रहा है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछिए साहब, सरकार वहां से चल रही है, यहाँ से नहीं चल रही। नहीं वो तो खैर सर सीधा प्रश्न। और आप देखिए कि एक उत्तर प्रदेश के ऊंचा हार में जब एक दलित व्यक्ति के गले को लात रख के दबाया जा रहा था कि तेरा मदद कौन करेगा, तो उसने कहा था, मैं मरते वक्त उसने कहा मेरा मदद राहुल गांधी करेंगे। उसकी आवाज राहुल गांधी तक गई, लेकिन देर हो चुकी थी। राहुल गांधी उसके घर भी गए, उसके लिए लड़े भी, पर उस मरते हुए व्यक्ति को भी ये भरोसा था कि मेरे लिए राहुल गांधी लड़ेगा। तो ये नेता है, ये ठीक है। प्रजातंत्र में बहुमत किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें यह है कि जब कोई किसी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पे कोई दिक्कत आती है तो हमारा नेता वहाँ पहुँचता तो है, ये विश्वास तो है। आज हम पे कोई दिक्कत आएगी, हमें भरोसा है कि हमारा नेता यहाँ आएगा। तो ये अपने आप में कार्यकर्ता के लिए गर्व करने वाली बात है। आरक्षण पर क्या विचार है सर आपके? देखिए साहब, आरक्षण क्यों दिया गया था, विचार वहां से शुरू किया जाए। आरक्षण जब दिया गया तो आरक्षण की क्या जरूरत नहीं थी इस देश को? थी क्या? गरीबों के बच्चे अन्य बरादरी के बच्चों के साथ बैठकर नहीं पढ़ सकते थे? पढ़ना चाहिए। आप उनको मौका देंगे ही नहीं तो वो आपके बच्चों के बराबर कंपटीशन में कहाँ से आएंगे? ठीक। और सदियों से जो जाति जितनी छोटी होती गई वो उतनी गरीब कैसे होती गई? शरद यादव जी ने ये तो लोकसभा में कहा कि आखिर ये कौन सा समाज का सिस्टम है कि जो जाति जितनी छोटी होती चली गई वो उतनी गरीब होती चली गई। तो उसको ऊपर उठाने के लिए सरकारों को आरक्षण देना पड़ेगा। यहाँ सिस्टम है जातिवाद का जी। जिन देशों में सिस्टम जातिवाद का नहीं है वहाँ आरक्षण नहीं होना नहीं है, नहीं है। पर यहाँ सिस्टम को समझा गया भाई इनको कैसे उठाया जाए। तो उनको उनके आर्थिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए उनके लिए आरक्षण जरूरी था जी। अगर आरक्षण नहीं होता तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी हो सकती है। कोई उसको स्वीकार करता? जब प्रधानमंत्री और आडवाणी जी खड़े हैं, बैठे हैं, वो बेचारी खड़ी है आदिवासी। आज मानसिकता ये है कि राम मंदिर जी के उद्घाटन में क्यों नहीं लेगा राष्ट्रपति को? क्योंकि वो दलित थे। हमने उससे पहले अक्षरधाम का उद्घाटन देखा। सरदार इस देश का प्रधानमंत्री, सिंधी समाज से आने वाला उस देश का नेता प्रतिपक्ष, उपराष्ट्रपति, मुस्लिम, सब गए, वो सब बैठ गए। पूजा कराने वालों ने पूजा कराई, सबने देखा, वो एक दीर्घाम बैठे रहे। उसके बाद उसको देश को समर्पित कर दिया उस मंदिर को। क्या ऐसा यहाँ नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता। और वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना पूरा राजनीतिक जीवन गंवा दिया? कहाँ कल्याण सिंह, कहाँ उमा भारती जी, कहाँ विनय कटियार, कहाँ अशोक सिंघल? किसी को नहीं बुला। क्यों? कैमरा उनकी ओर जाता। ये वो लोग हैं, इनने अपना राजनीतिक जीवन इस राम मंदिर के लिए लगा दिया। कहाँ वो नायक बंधु? क्या राम मंदिर के दोनों गेट पे वो नायक बंधुओं की मूर्ति नहीं लगा सकते? कि सबसे पहले गोली इन पर चली थी, पर नहीं, मूर्ति लगेगी मोदी जी की। मोदी जी का राम मंदिर में योगदान बताइए ना, क्या योगदान था? लाल के डडवानी जी का माइक पकड़े फिरते थे। तो योगदान अगर है राम मंदिर में तो सबसे पहला योगदान तो कोर्ट का आदेश है। और अभी हम तो गए भी नहीं, हमने तो ये सुना है कि जिस जगह पर गर्भगृह से कुछ दूरी पे बनाया, मुझे नहीं मालूम, मैं इसका बिल्कुल दावा नहीं करता, पर मैंने सुना है। ठीक है, जहाँ भी बनाना है, लेकिन
वो नायक बंधुओं का बलिदान को नहीं भुलाया जा सकता। क्या कल्याण सिंह जी के को बुलाया जा सकता है? क्या विनय कटियार को राम आंदोलन से, राम मंदिर आंदोलन दूर किया जा सकता है? उमा जी को किया जा सकता है? विनय कटियार जी को किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में अपना पूरा राजनीतिक जीवन बलिदान कर दिया जी। तो इनको तो कम से कम पहली लाइन में बिठाना था। इनसे 2-2 चावल दलवा देते वहां हवन कुंड में, क्यों नहीं है? और मैं तो ये जानता हूँ साहब, राम को ये जानते होते, राम ने कहाँ दलित माना किसी को, कहाँ आदिवासी माना? राम ने तो सबरी के जूठे बेर भी खाए, राम ने तो मल्लाह को गले भी लगाया। सही बात। राम बड़ा चरित्र है, राम को जानने की जरूरत है इस देश को। जी, जय श्री राम बोलने से सिर्फ काम नहीं होगा। सब बोलते हैं राम, हमारे यहाँ मुसलमान राम राम करते हैं हमसे। हमारे यहाँ आज भी मुसलमान हमसे राम राम करते हैं, भैया राम राम। जी। राम किसी एक जाति, एक बरादरी नहीं, इस देश की सामाजिक सद्भावना का प्रतीक है राम। तो राम को पढ़ो तो राम के नाम से केवल आप वोट ले रहे हैं। जिस दिन राम के नाम से वोट नहीं मिलेगी आप राम को भूल जाएंगे। बिल्कुल सही बात सर। किसी और को पकड़ लेंगे। सर, शशि थरूर जी ने मदनानी और ट्रंप की बातचीत पर कहा कि काश ऐसा हमारे देश में भी हो। संभव है? क्या आप किसी मुसलमान को राष्ट्रपति स्वीकार करेंगे? क्या आप किसी ईसाई को प्रधानमंत्री स्वीकार करेंगे? आप किसी दलित को प्रधानमंत्री बना सकते हैं? इस देश में संभव है? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, बराक ओबामा। आप बड़े खुश होते हैं माली में हमारा भारत वंशी वो बन गया, हमारी राष्ट्रपति भारत वंश की वो जो बन रही हैं, जो महिला जो चुनाव लड़ी थी वो हमारे भारत वंशी है, उनकी माँ का जन्म यहाँ हुआ। पर क्या आप भीतर से इतने मजबूत हैं कि आप अपने देश में भी किसी को बना सकते हैं? हमने उदाहरण देखा सोनिया जी की तरह जी, वो खुद नहीं बनी, अगर चाहती तो बन जाती। हाँ। कौन रोकने वाला था? तो साहब दिल बड़ा करना चाहिए। वहां के लोगों की सोच बड़ी है। क्या ममदानी भारत में बन सकते थे? दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते थे ममदानी? बताइए ना, आपसे पूछ रहे हैं। लग तो नहीं रहा सर। हालात क्या आप आजम खान को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे? हिम्मत है? ये साहब ये हमारी सोच, हमको बांट दिया गया है इस समय। ये प्रजातंत्र में ये नहीं है। मैं नहीं मानता इस चीज को। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि भारत किसी एक जाति, एक धर्म का देश नहीं है। दुनिया के में जितने भी धर्म हैं, आप जापान से लेके फिर वहीं उस तरफ चले जाएं, जितने भी धर्म है सब भारत में हैं जी। सारे धर्मों को मानने वाले लोग, सारी नस्लों के लोग भारत में हैं। आप नहीं चला सकते कि आपको केवल इस रास्ते पे जाना होगा, संभव नहीं है इस देश में। क्यों? पूर्वी भारत के लोग हमारे साथ हैं, उनको संविधान में विश्वास है, यहाँ के नेताओं में विश्वास है कि ये हमारे लिए साथ, वो हमारे नाक नक्श के नहीं, हमारी सभ्यता के नहीं, हमारे उनकी अपनी अलग संस्कृति है, अलग वो नाक नक्श है, उनके सब कुछ अलग है जी। पर वो भारतीय है। विश्वास है उन्हें इस देश के संविधान में, इसलिए वो हमारे साथ है। महागठबंधन का क्या भविष्य देखते हैं साहब आप? देखिए साहब, गठबंधन ऐसा होता है जब दो दलों के, तीन दलों के जब विचार आप एक से मिलते हैं, एक से विचारधारा के दल होते हैं सबके अपने अपने इशू होता है, लोकल इशू होता है। कोई राष्ट्रीय, जैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी है, वो अगर जा रही है कहीं राज्यों में गठबंधन करने, तो लोकल के इशू को भी देखना पड़ेगा। तो अगर 10 में से 7 विचार भी अगर मिल रहे हैं तो गठबंधन विचारधारा से होता है। राजनीतिक दलों का गठबंधन विचारधारा से होता है। क्षेत्रीय हालात क्या हैं, समीकरण क्या है। अब कोई कह रहा महाराष्ट्र में अकेले लड़ रहे हैं, कोई, तो वो ऊपर की लोगों की समझ है। गठबंधन तो अच्छा था उत्तर प्रदेश का, बिहार का मैंने देखा, गठबंधन में लोग अच्छे थे। लेकिन अब निर्वाचन आयोग खुद अगर चुनाव लड़ेगा तो गठबंधन क्या करेगा, बताइए जी।
निर्वाचन आयोग खुद मैदान में आ जाए। टीएन शेषन साहब का एक बयान याद आता है कि मैं भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त हूँ, भारत का, मैं भारत सरकार का मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हूँ। ये टीएन शेषन साहब ने कहा। जी सर, वो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग की गरिमा को अगर किसी ने स्थापित किया है तो वो टीएन शेषन साहब। चुनाव आयोग क्या होता है ये टीएन शेषन साहब ने बताया। हाँ, चुनाव आयोग ये है इसको, और चुनाव आयोग वहां से चल के कहाँ पहुंच गया ये ज्ञानेश कुमार जी ने भी बताया। सर एक बात थोड़ा सा हटके है लेकिन है, हम कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि हम जिन चीज़ों को, जिन धार्मिक प्रथाओं को हम बहुत पीछे छोड़ आए थे, पीछे दफन कर दिया था, वक्त की आंधी ने जिसे दबा दिया था, जिनका काम हमारे लिए अब कुछ नहीं है, वो आज फिर से पुनर्जीवित हो गई हैं। और लोग अब मुद्दों से हट के उन बातों पर बहस करने लगे हैं जिन बातों का कोई मकसद नहीं है, जहाँ से चल के आप कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, ये एक माहौल बनाया जाता है जब लोग सवाल पूछने लगे सरकारों से कि साहब रोजगार कहाँ है जी, साहब हमें ये सुविधाएं चाहिए कहाँ है, तब जाकर इस तरीके के मुद्दे उखाड़े जाते हैं। एक बहुत बड़े विचारक ने कहा है कि महान होती हैं वो सरकारें जो धार्मिक मुद्दों को अपनी नीतियों से ख़त्म कर देती हैं, और वो सरकारें मतलब वो लोग हैं जो अपनी नीतियों को, अपने विकास को नहीं बता पाते, अपनी नीतियों को नहीं बता पाते, अपनी सरकार की सफलताओं को अगर छुपाना चाहते हैं, असफलताओं को छुपाना चाहते हैं, तो वो धार्मिक मुद्दों को तो हवा देते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ विकास के लिए है ही नहीं, तो सबसे अच्छा मुद्दा है ध्यान भटकाने के लिए कि धार्मिक मुद्दों को छेड़ दिया जाए। धर्म हमारे भीतर, जाति हमारे भीतर पैदाइश से ही ऐसी घुसेड़ दी गई है कि व्यक्ति पैदा होते से ही एक नाम, एक जाति पड़ जाती है और आखिरी दिन तक उसके साथ रहती है। तो आप उससे अलग नहीं हो सकते, कितने भी चाह लें तो अलग नहीं हो सकते। तो सबसे अच्छा मुद्दा है साहब कि हम अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए धार्मिक मुद्दों को करते रहें। धर्म, जबकि राजनीति का धर्म से कोई देन लेन नहीं है। आप आज से 20-30 साल पहले मध्य पूर्व एशिया के देशों को देखिएगा जी, पाकिस्तान से लगती चले जाइए ऊपर तक, कितने विकसित थे सन 70 में 75 में। धीरे धीरे वहाँ धार्मिक कट्टरता आई और आज भी कहाँ है। वो एक हवाई जहाज नहीं बना पा रहे अपना जी, भले पेट्रोल बेच रहे हो दुनिया को, कुछ भी सब कुछ बेच रहे हो, परंतु आज एक हवाई जहाज के लिए तरस रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रजातंत्र में आज भी विपक्ष जिंदा रहना चाहिए। आज शिक्षा इस देश में, आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। इस देश को आगे ले जाने के लिए हम पे, हमारा विरासत, धार्मिक विरासत बहुत बड़ी है, सांस्कृतिक विरासत बहुत बड़ी है, बहुत ऐतिहासिक हमारा इतिहास रहा है, लेकिन शिक्षा के अगर हम आगे नहीं ले जा पाए एक देश को जो आज शिक्षा चाहिए, तो अब ये देश आगे चलने वाला मुझे नहीं लगता लगेगा। इस देश को विज्ञान से ही गरीबी दूर होगी, धर्म से गरीबी दूर नहीं होगी। ठीक। इसलिए कार्ल मार्क्स ने भी कहा है साहब कि धर्म जो है वो अफीम के समान है। और उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, हमारे पास खोने को क्या है, हाथों में पड़ी जंजीर है। तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि तो पूरे देश के किसानों एक हो जाओ, हम खोने को क्या है, माथे का पसीना और हाथों की जंजीर है। जी सर, एक आपके क्षेत्र का एक प्रश्न है मेरे पास। सुहागपुर में कुछ जिले, कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंसर लिखा है। उस पर मीडिया कवरेज शून्य था, लेकिन हम लोग गए थे वहाँ पे, हमने कवर किया उसको। तो वहाँ पे क्या किया है सर आपने? देखिए, चौरसिया मोहल्ला है जी, जवाहर वार्ड है, चौरसिया मोहल्ला, और 2 गली हैं वो, और 2 गली में लगभग 40-50 लोग कैंसर पीड़ित हैं। एक तो दिक्कत ये है हमारी सामाजिक परंपरा, हमारी रूढ़िवादी कि हमारे घर में कैंसर का मरीज है तो हम उसको छुपाते हैं,
हम ओपन नहीं कर पा रहे हैं कि ये हमारा कैंसर का मरीज है। एक एक घर में 4-4 मरीज, 4-4 मौतें हुई हैं कैंसर की पिछले 3-4 सालों में। जी जी। मैं ऐसा कोई घर नहीं है चौरसिया समाज का जिससे मैं व्यक्तिगत ना जुड़ा हो। मैं जब मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो एक बात समझ में आती है कि अभी भी हम लोगों की सोच ये है कि इस बीमारी को छुपाया जाए, किसी को कि आने वाले बाल बच्चों के संबंध नहीं होंगे, हमारे रिश्ता नहीं होगा, बेटी विवाह कहाँ करेंगे कि घर में कैंसर के मरीज हैं 3-3, 4-4, इसलिए वो छुपाए जा रहे हैं। और ये जो छुपाना है, यही रोग को बढ़ाना है। अगर है तो उसका इलाज कराएं, उसको उसके बारे में उसको बताएं लोगों को कि हाँ आखिर ये दो गली, केवल 2 गली हैं वो। हाँ, 2 गली में सिम एक तो जब तक हम उसको छुपाएंगे वो बढ़ेगा। वहाँ का पानी में कोई गड़बड़ी है अभी तक लोग खुल के आज भी बात नहीं कर रहे। आप गए हैं तो आपको देखा होगा कि आपसे छुपा रहे होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग छुपा रहे थे। और मैंने यही कहा, वहाँ के जो पार्षद हैं हमारे चौरसिया जी की बहू हैं, हमने उनसे कहा कि आप लोग इसको छुपाइए नहीं, इसको ओपन करिए कि आखिर यहाँ ये बीमारी क्यों हो रही है। पूरे सोहागपुर में ना होगा, केवल 2 मोहल्ले में। तो ये उस मोहल्ले का आबो हवा भी हम लोग तो रोज आते जाते हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ने के कारण लोगों का खुद भी है कि वो कुछ छुपाते हैं बीमारी को। अगर हो रही है तो उसको क्लियर करें, बताएं लोगों को। जांच होनी चाहिए, मेडिकल टीम आना चाहिए, उस पर रिसर्च हो, पानी पर हो, व्यवस्था पर हो, वहाँ क्या है। परंतु है वहाँ बढ़ रही है बीमारी, तो अभी भी मरीज है जी। अभी तो बहुत ज्यादा मरीज हैं साहब अभी। और मैं तो कम से कम 10-15 मरीजों को व्यक्तिगत रूप से जानता भी हूँ। और हमने ये भी कहा कि भाई आप लोग इस पे उस मुद्दे को उठाइए, इसको छुपाइए नहीं, छुपाएंगे तो ये और बढ़ेगी। मामला बड़ा है वो। फाइनली सर, आप आने वाला चुनाव आपके लिए है, अब उसकी तैयारी आप अभी से करेंगे? हाँ साहब, देखिए चुनाव तो लड़ना है। अब ये पार्टी के ऊपर है, वो अगला चुनाव किसको लड़ाती है ये पार्टी के उसके ऊपर रहता है कि पार्टी सर्वे कराती है। सर्वे में ये तय होता है कि कौन प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है, कौन हारता है, कौन हारने की जिसकी संभावना ज़्यादा है। और रही बात टिकट की, तो साहब टिकट तो मंत्रियों की भी कट जाती हैं, टिकट तो विधायकों की भी कट जाती हैं। तो अभी तो टिकट के योग बनना है कि हमारा नाम दोबारा आए, क्योंकि चुनाव हारे हैं जी। हाँ, परंतु ये है कि यहाँ अंतर बहुत कम था आपका। हाँ, वह अंतर तो कम था, लेकिन अब अंतर तो था। हाँ, अंतर तो था, खैर सीधी बात है। यहाँ सबसे बड़ा जो वोट देने वाला अगर कोई समाज है तो किसान है। चाहे बावई हमारा और रामपुर गुर्रा, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ते रहे हैं। और उम्मीद थी कि किसानों का आशीर्वाद मिलेगा, और मिला भी। 1,01,617 वोट हमें मिली, 1,03,000 कुछ वोट हमारे माननीय विधायक जी को मिली। मतलब 1200-1500-1700 वोट का अंतर रहा। अच्छा। तो कहीं कमियां थी, उनको दूर किया जाएगा। और प्रजातंत्र में साहब संपर्क लगातार जारी है जी। अभी हमें 2 अग्नि परीक्षाओं से भी गुजरना है। जैसा लोग कह रहे हैं कि परिसीमन भी हो सकता है और जिला भी चेंज हो सकता है। परिसीमन हुआ तो और जिला बना तो पिपरिया विधानसभा बलिदान तो हमको ही देना है। परिसीमन हुआ तो सोहागपुर विधानसभा का होगा, टूटेगी। और जिला बना तो अभी सोहागपुर विधानसभा बलिदान तो हमको ही नहीं देना है। तो उसके लिए भी तैयार रहना है जी। लेकिन लड़ाई लड़ना है। और प्रजातंत्र में हमने एक बार अटल जी का एक सुना था कि जब हम अडवाणी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब हम 2 सीटों पर आए, रिजल्ट आया, दूसरे दिन में अडवाणी जी अटल जी से मिलने गया तो वो धोती पहन रहे थे। तो मैंने पूछा दादा कहाँ जा रहे हो? गुजरात। क्या है कि सभा करनी है। तो कल ही हारे हैं तो क्या हुआ, लड़ना तो पड़ेगा। तो लड़ना तो पड़ेगा, हार जीत अपनी जगह है। प्रजातंत्र में जनता ने जो निर्णय दिया है, जनता के निर्णय को स्वीकार करना पड़ता है जी सर। अच्छे से करें बुरे से करें, स्वीकार तो करना पड़ेगा। प्रजातंत्र में की यही खूबसूरती है। और प्रजातंत्र इस देश में बचे रहे, इसके लिए संघर्ष विपक्ष को करना जरूरी है। तो हम तो आपसे भी चाहते हैं कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि साहब जहाँ गलत हो रहा है आवाज़ उठानी पड़ेगी। किसी ने कहा है कि अगर आप दौड़ सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, और रेंग भी नहीं सकते तो जोर से चिल्लाओ। तो चिल्लाना तो पड़ेगा जी सर। हम इसी
परिपाटी को बढ़ा रहे हैं सर, ये हमारी कोशिश है हर जगह। कि अभी हमारा सेटअप नया है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम उस जगह पे जाएं, हम उन लोगों की आवाज़ बने जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने हमसे अभी एक माहौल बनाया बिहार में चुनाव से पहले कि जी। मोदी जी की माँ को गाली दी, मोदी जी की माँ को गाली दी। हमारे यहाँ भी बहुत चिल्लाया, हमसे भी बहुत लोगों ने कहा। उनका साहब हम तो ये कह रहे हैं कि ये बात गलत है, आप हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, हम कह देंगे साहब मोदी जी ने भेजा है, आप इनको सम्मानी को, जी। आपके यहाँ खाद पानी की क्या व्यवस्था है, सुन लेना आप। चल बैठो गाड़ी में, कोई नहीं बैठ पाया। तो परेशान है किसान जी। नौजवान परेशान है, मजदूरी नहीं मिल रही, तो दिक्कत तो है देश में। दिक्कत है। तो सर आज आपने जो इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, जैसा बहुमूल्य समय हमारे पास तो खूब है, हम लोग सत्ता में है नहीं है, समय ही समय है। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ये बिटिया तो हमको 3-4 बार फोन किए, हम तो इससे बच रहे थे, पता नहीं क्या पूछेगी, तो हम तो बच रहे थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था ये साथ आ रही, नहीं तो हम फिर भाग जाते। चलिए तो ठीक सर, ठीक है, आप लोग धन्यवाद आए और किसानों के मुद्दे पर बात की, और मैं समझता हूँ कि किसानों को आज मीडिया की ज़रूरत है। फिर भी सर कुछ आप अगर कहना चाहें किसानों के लिए 1-2 लाइन तब नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हर बात को स्वीकार मत करो। जब आपको पूछना पड़े, सवाल पूछने की हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी जी। आप सवाल तो करिए, हर बात को स्वीकार ना करें। मैं भी अगर कोई बात कर रहा हूँ तो मेरे से सवाल करिए आप। आज हमारे पास यूरिया नहीं है, हमारे पास DAP नहीं है, हमारे बिजली कटौती कब हो जाए पता नहीं, सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए किसान 5,000 रुपये दे रहा है, जबकि ये फ्री व्यवस्था है गवर्नमेंट की। ट्रांसफार्मर जल गया, आप शिकायत करिए, वो आएंगे आपको उतार के ले जाएंगे। उसके लिए किसान खुद उतार के ले जा रहा है और ला के चढ़ा रहा है, 5,000 रुपये फिर भी दे रहा है। पूछिए ना आप। और हम तो ये कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा आप किसान से मिलिए, आपको हमसे ज़्यादा और भी कई चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आप कहेंगे कि ये सब है अभी चल रहा है। बहुत दिक्कत है किसान के लिए, लेकिन 4-4 बार सत्ता बन रही है, तो सरकार बन रही है, किसान ही वोट दे रहा है। वोट देने के बाद फिर दूसरे दिन से चिल्ला रहा था, ये हमारे समझ में नहीं आ रही, या तो हम किसान की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं, या किसी ने पकड़ रखी है, किसी ने पहले से कुछ और तरीके से पकड़ रखी है, वो हमें नहीं मालूम। तो ऐसी ये समस्या है। पर वास्तव में किसान भी परेशान है, बेरोजगार भी, पढ़ा लिखा युवक भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, परेशान तो है। करते हैं सर कुछ उसका। अब ये इसका क्या हल है, हम ये तो हमारे पास भी नहीं है। हम तो इसका हल तो सिर्फ यही है सर, सत्ता परिवर्तित हो। अगर किसानों को समस्या है तो सर, जब अपने लिए लोग वो चुन रहे हैं जो उनको चाहिए, तो हम कौन होते हैं? हम सिर्फ विकल्प दे सकते हैं। किसी बड़े विचारक ने कहा है कि जब सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। जब सड़कों पर अगर आप लोग अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे तो निश्चित ही सरकारें बेलगाम हो जाती हैं। जो आपने कहा था कि विपक्ष क्यों जरूरी है, विपक्ष लगाम लगाने का काम करता है, मीडिया लगाम लगाने का काम करती थी, अब नहीं कर रही, अलग बात है, लेकिन मीडिया प्रश्न पूछती थी सरकारों से। और प्रधानमंत्री भी हर 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, महीने भर में एक बार मीडिया से जनता के बीच में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, जवाबदेही। प्रधानमंत्री की अब जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। मन की बात करते हैं, मन की बात में क्या कर जाए कोई भरोसा नहीं। कहीं नाली से गैस बनाने लगते हैं, कहीं हवाई जहाज बादलों में छुपाने लगते हैं, तो कहीं सिकंदर को बिहार पहुंचा देते हैं। उनकी नीला अपरंपार है। इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जो भी पढ़ा लिखा तो चुनो कम से कम। शिक्षा हर जगह जरूरी है। बाकी हमसे ज़्यादा आप लोग घूम रहे हैं क्षेत्र में, चलिए। और यहाँ से जाते समय जितने किसान मिले उनसे पूछते जाइए, परेशानी बता देंगे। साहब डीजल नहीं है, 100 रुपया महंगा है, यूरिया DAP मिल ही नहीं रहा।
हम तो इंतजार कर रहे हैं 50 कुंटल गेहूं प्रति एकड़ कौन सा बीज माननीय मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं, उसका इंतजार है हमें। 50 कुंटल गेहूं का बीज कोई माननीय यादव जी दिला रहे थे, तो उसका इंतजार कर रहे हैं। आएगा सर, कभी ना कभी तो आएगा ही। अरे साहब 50 कुंटल 1 एकड़ में बिछा दो, इतनी ऊंची गर्त होती है उसके ऊपर तना और जड़ कहाँ जाएगी? वो वही जाने सर, हम तो सुनने वाले हैं। तो ये संभव नहीं है। 20-22 कुंटल तक ठीक है, 50 कुंटल 1 एकड़ में अगर आप 50 कुंटल अभी अनाज उठा के 1 एकड़ में बिछाएं तो इतना ऊंचा वो परत बिछ जाएगी एक, तो बाकी चीज कहाँ जाएगी? मोदी है तो मुमकिन है। साहब मोदी है तो मुमकिन है साहब, वो अगर 545 सीट जीत जाए तो मुमकिन है, हम उसमें आश्चर्य नहीं करेंगे, पर हम तो लड़ेंगे। जी सर, आप जो हमारे साथ आज आपने तो बहुमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।